नमस्कार, देश प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली से मैं हूं शरद शर्मा और मुंबई से मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी सोहित मिश्रा। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार कम होने के बाद दिल्ली को लगभग पूरी तरह से खोल दिया गया, जिसके बाद दिल्ली की सड़कों पर अच्छी खासी भीड़ है, दिल्ली के बाजारों में अच्छी खासी भीड़ है और कई जगह ये देखा जा रहा है कि लोग ना मास्क लगा रहे हैं और ना ही देह से दूरी का पालन कर रहे हैं। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इन तस्वीरों का स्वतः संज्ञान लिया है और दिल्ली सरकार केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। ये पुरानी दिल्ली का खारी बावली बाजार है। कईयों ने तो मास्क लगाया ही नहीं। इस दुकान में दर्जनों लोग एक दूसरे से सटकर खरीदारी कर रहे हैं। केसेस कम हो रहे हैं तो वहां पर लोगों ने जो कड़ाई से पालन करना था सोशल डिस्टेंसिंग का या कोविड प्रोटोकॉल्स का, उसका पालन करना बंद कर दिया है। तो फिलहाल अच्छा ये बताइए भैया, आप मास्क क्यों नहीं लगाते हैं? मास्क क्यों नहीं लगाए? ठेला इतने है ना, उसमें सांस बंद हो जाता है, सांस फूल जाती है। मजदूर आदमी क्या करेंगे, मुश्किल है आपको। तो ये मजदूर है, ये देखिए, आप मास्क नहीं लगाते हैं? मास्क नहीं लगाते हैं? आप लगाते हैं? हाँ, लगाता है, लगाते हैं। आप देखेंगे कुछ लोगों ने मास्क लगा रखे हैं, कुछ ने नहीं लगा रखे हैं, तो उन्होंने अपने मास्क नीचे कर रखे हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर आप लगातार, हम अगर आपको आगे लेकर के जाएं तो भीड़ बढ़ती जा रही है और ट्रैफिक जाम बढ़ता जा रहा है। और आप जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको नजर आएगा कि मास्क लोगों ने उतारे हुए हैं और यही वजह है कि दिल्ली हाई कोर्ट भी इस मामले को लेकर गंभीर हो गया है। बाजारों के अलावा दिल्ली के तमाम मेट्रो स्टेशनों पर भी भारी भीड़ है। कतारें लंबी हैं और लापरवाही जबरदस्त। ये तस्वीरें ओखला सब्जी मंडी की हैं। लोग फल और सब्जी खरीदने में इतने मशरूफ हैं कि मास्क ही भूल गए हैं। व्हाट्सएप पर वायरल हो रही बाजारों की तस्वीरों पर दिल्ली हाई कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर की यादें अब भी ताजा हैं। हमने दूसरी लहर में भारी कीमत चुकाई है। ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां मौत ना हुई हो। लोग लापरवाही कर रहे हैं। ये बर्ताव दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। कोरोना के नियमों की अनदेखी तीसरी लहर को जल्द दावत दे सकती है। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन और बेड ढूंढ रहे दिल्ली वालों को ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। बाजारों में आपको सब कुछ मिल जाएगा पर सांस नहीं मिलेगी अगर कोरोना हुआ तो। हमें खुद सोचना चाहिए कि बाजार में जब हम बिना मास्क लगा के घूमते हैं तो हो सकता है कि संक्रमण अपने घरों तक ले जाएं। हर रोज आज भी सैकड़ों लोग कोरोना से मर रहे हैं। ऐसे में हम जो ढिलाई बरत रहे हैं वो हमारे लिए काफी भारी पड़ सकती है। तो दिल्ली में सहयोगी अशोक महाले के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। अब ये साफ हो गया है कि कांदीवली के हीरानंदानी हेरिटेज में 30 मई को लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप एक फर्जीवाड़ा था। पुलिस ने मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और पुलिस की जांच में ये भी पता चला है कि इसी गिरोह ने 9 जगहों पर अलग अलग वैक्सीनेशन कैंप लगाकर हजारों लोगों से ठगी की है। अवसर खोजने वाले ठग, जिन्हें कांदीवली पुलिस ने फर्जी वैक्सीनेशन कैंप लगाकर लाखों का चूना लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अदालत ने सभी को 25 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जिस आदमी ने ये एक्चुअली वैक्सीनेशन कैंप लिया और कैंप लेने के लिए जिसने मदद किया और जो सर्टिफिकेट जनरेट हुआ, वो सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए कई हॉस्पिटल की आईडी भी चुराई गई। वो आईडी चुरा के ये सोसाइटी के लोगों के नाम वहाँ फीड करके फोर्ज सर्टिफिकेट जो जनरेट हुआ वो फीड करने वाले 2 लोग, ऐसे 4 लोगों को अभी तक हमने हिरासत में लिया, उनको अरेस्ट किया गया है। गिरफ्तार 4 लोगों में महेंद्र सिंह को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक महेंद्र 10वीं फेल है, लेकिन सालों से मेडिकल क्षेत्र में काम करने की वजह से अपने संपर्कों का इस्तेमाल कर प्लान बनाया। दूसरा आरोपी संजय गुप्ता इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ा था, जिसने सोसाइटी में कैंप लगाने में मदद की, जबकि ललित सिंह उर्फ चंदन और नितिन मुंडे कोविन ऐप से डेटा चुराकर फर्जी प्रमाण पत्र बनाने में शामिल थे। पुलिस के मुताबिक एक और आरोपी करीम अकबर अली को मध्य प्रदेश से पकड़ा गया है। करीम ने ही वैक्सीन का इंतजाम किया था। खुद को शहर के एक नामी अस्पताल का पीआरओ बताकर सोसाइटी और महेंद्र सिंह को मिलाने वाले राजेश पांडे और एक डॉक्टर की तलाश जारी है। मामले में हीरानंदानी हेरिटेज सोसाइटी शिकायत करता है, जिसके 390 सदस्यों ने टीका लगवाया था। पता चला है कि कमेटी ने भी नियमों का पालन नहीं किया था।
महानगर पालिका ने पहले ही एक सर्कुलर दिया था कि जिस किसी सोसाइटी को अगर वैक्सीनेशन ड्राइव करना है तो उसने महानगर पालिका को इन्फॉर्म करना चाहिए, वहाँ से परमिशन लेना चाहिए ताकि पता चले एग्जैक्टली कौन सा हॉस्पिटल ले रहा है और उसकी क्या पात्रता है। लेकिन वो सोसाइटी ने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से वो जो फ्रॉड लोग थे उन्होंने ये सोसाइटी से मिलकर वहाँ पे वैक्सीनेशन ड्राइव लिया। पुलिस की जांच में पता चला है कि इस गिरोह ने अभी तक इस तरह के 9 कैंप लगाकर हजारों लोगों को चूना लगाया है। बॉलीवुड प्रोड्यूसर रमेश तुरानी ने भी अपनी कंपनी टिप्स के 365 कर्मचारियों को संजय गुप्ता के जरिए टीका लगवाया था। अब रमेश तुरानी ने बयान जारी कर पूछा है कि उनके लोगों को कोविशील्ड दिया गया या सलाइन, पता नहीं। ये सिर्फ एक फर्जीवाड़ा नहीं बल्कि जान से खिलवाड़ है, क्योंकि लोगों को पता नहीं कि उनके शरीर में क्या इंजेक्ट किया गया है और इसका जवाब न तो पुलिस के पास है और न ही बीएमसी के पास। मुंबई से कैमरामैन धनेश के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की खरीदी गई ज़मीन पे ताज़ा विवाद ये है कि एक ही शख्स से बोर्ड ने 2 ज़मीनें खरीदी। हमारे दाहिने हाथ की तरफ जो ज़मीन खरीदी वो 18.5 करोड़ में ख़रीदी गई। ये खूबसूरत बाग है। और हमारे बाएं हाथ की तरफ जो ज़मीन ख़रीदी गई उससे थोड़ी ही कम ज़मीन सिर्फ 8 करोड़ रुपए में ख़रीदी गई। विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि क्या वजह है कि एक ही शख्स एक ही दिन एक ही जगह मौजूद 2 ज़मीनों को 2 अलग अलग दामों पे बेचता है और बोर्ड उसको ख़रीद लेता है, एक 18.5 करोड़ में, दूसरा 8 करोड़ में। अगर इसकी मालियत और बढ़ा भी दी जाए ज़मीन कम होने की वजह से, तो भी इसकी मालियत 9 करोड़ 35 लाख के आसपास जाती है। तो 9 करोड़ 35 लाख और 18.5 करोड़ में तकरीबन 2 गुने का अंतर है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने इन बागों की 2 खरीद 18 मार्च को एक साथ की। ट्रस्ट ने 6:51 पे 10,370 स्क्वायर मीटर का बाग 8 करोड़ में ख़रीदा और 7:15 पे 12,080 स्क्वायर मीटर का बाग 18.5 करोड़ में ख़रीदा। पहले बाग के दाम से दूसरे की कीमत करीब 9 करोड़ 32 लाख हुई। इस तरह दूसरा बाग करीब दूने दाम पे ख़रीदा गया, यानी सिर्फ 24 मिनट में ज़मीन की कीमत दूनी हो गई। विपक्ष इन आरोपों के साथ इन खरीदों पे लगातार सवाल उठा रहा है। एक जमीन है 12,080 वर्ग मीटर, एक जमीन है 10,080 वर्ग मीटर, 10,370 वर्ग मीटर, एक जमीन है 12,080 वर्ग मीटर, एक जमीन है 10,370 वर्ग मीटर, एक जमीन का दाम है 18.5 करोड़ रुपए, एक जमीन का दाम है 8 करोड़ रुपए। ये भ्रष्टाचार है कि नहीं है? अयोध्या में राम मंदिर का विवाद करीब 125 साल बाद हल हुआ है और भगवान राम के भक्त जल्दी उनका मंदिर देखना चाहते हैं। इस विवाद से आम भक्तों से लेके साधु सन्यासियों तक में प्रतिक्रियाएं हुई हैं। इसी तरह से राम जन्मभूमि का मामला जब आया तो जब उसका निष्कर्ष निकलने को मौका आया तो आपने कई ट्रस्ट को बदल दिया। ऐसे लोगों को बनाया जो भ्रष्टाचारी थे, जिसके लिए आपको खरीदनी पड़ रही है। चंपत राय को कौन जानता था? ये कौन आदमी है, क्या है? राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव चंपत राय कहते हैं कि राम मंदिर के आसपास से कुछ मंदिरों और मकानों को हटाना पड़ रहा है। जिन्हें हटाया जा रहा है उनकी पसंद की ज़मीनें उसके एवज में दूसरी जगह दी जा रही हैं। ये ज़मीन भी उसी के लिए खरीदी गई है। तीर्थ क्षेत्र का निर्णय है कि जिनको खरीदा जाएगा ऐसे सब व्यक्तियों को, स्थानों को पुनर्वासित भी किया जाएगा। पुनर्वास करने के लिए भी उन्हीं की सहमति और पसंद की जमीन को हम खरीदेंगे और संबंधित संस्थानों और व्यक्तियों को प्रदान करेंगे। किशोर कुमार साहब का एक गाना है कि देखो ऐ दीवानों ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। यूं तो इस मुल्क में ज़मीन जायदाद के लातादाद विवाद सदियों से चलते रहे हैं और सदियों तक चलते रहेंगे, लेकिन चूंकि इसमें उस ट्रस्ट का नाम जुड़ा है जो भगवान राम लला का मंदिर बनाने वाला है, इसलिए जब उसका नाम जुड़ता है तो राम के भक्तों को तकलीफ़ तो होती ही है। अयोध्या में
विनीत वर्मा, राजेश गुप्ता और प्रमोद श्रीवास्तव के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। ब्रेक के बाद देश प्रदेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल की जमानत को रद्द नहीं किया है, उसे जारी रखा है, बरकरार रखा है। साथ ही उन्होंने उस याचिका को रद्द कर दिया है जिसमें लोगों ने हाईकोर्ट की ओर से जो जमानत दी गई थी उसे खारिज करने की मांग की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का परीक्षण करने को तैयार है। तीनों कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट का फैसला मिसाल के तौर पर नहीं लिया जा सकता, न ही अदालत पर कोई इसका हवाला दे सकता है। इस मामले में 19 जुलाई को अगली सुनवाई है। गुजरात के आनंद में भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी ही पानी नजर आया, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों के घुटनों से ऊपर पानी है, इसका अंदाज़ा आप इन तस्वीरों में देखकर लगा सकते हैं। इस वजह से उन्हें आने जाने में दिक्कत झेलनी पड़ रही है। तो वहीं अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के गुलाबकोटी और कौड़िया इलाके के रास्ते बंद हो गए हैं। क्रेन के जरिए रास्ते साफ करने का काम किया जा रहा है। चमोली में अब भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। तो पश्चिम बंगाल के आसनसोल की बात करें तो वहाँ पर भी भारी बारिश के बाद जो हालात हैं वो देखने लायक नहीं है। सड़कों पर पानी इतना ज़्यादा भर गया है कि घरों दुकानों की एक मंजिल पूरी तरह से पानी में डूबी नज़र आ रही है।